मेरा नाम ओमिका है। मैं अपने कमरे में बैठी लगातार रो रही थी। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं बार बार उन्हें साफ करती और वो फिर से बहना शुरू हो जाते। इसी समय कमरे का दरवाज़ा खुला तो एक बूढ़ा आदमी सफ़ेद शेरवानी पहने मेरे सामने खड़ा हंस रहा था। उसे देखकर मेरा दिल जोर जोर से कांपने लगा। यानी ये मेरा पति है। हाँ, वही था, क्योंकि उसके बदन पर कपड़े वही थे जो मेरे बाप ने मेरे दूल्हे को दिए थे। ये देखकर मुझे चक्कर आया, मगर मैंने खुद को संभाल लिया, क्योंकि मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती थी। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा और मैं पीछे हटने लगी। अचानक से मैं चीख पड़ी कि खबरदार, तुम मेरे करीब आए तो अच्छा नहीं होगा। मगर वो शैतानी मुस्कुराहट से कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम लड़कियों की ये खाली खोखली धमकियां हैं। क्या कर लोगी तुम मेरा? उसने मुझे अजीब अंदाज में पूछा। उसी वक्त मेरी नज़र बेड के साइड टेबल पर पड़ी। फ्रूट की टोकरी थी जिसमें एक चाकू रखा हुआ दिखाई दे रहा था। मैंने झट से वो चाकू उठाया और कहा, अगर मेरे नज़दीक आए तो ये चाकू अपने पेट में उतार लूंगी या तुम्हारे दिल में। तुमने जो फ्रॉड करके मुझसे शादी की है, खूब समझती हूँ। वो आदमी खूब मुस्कुरा रहा था। अचानक से छलांग लगाकर बेड पर चढ़ गया। इससे पहले कि मेरे हाथ से चाकू छीनता, मैंने वही चाकू उसकी बाजू में उतार दिया। वो दर्द से कराह कर पीछे हटा और ठीक उसी वक्त पर बाहर से किसी लड़की की चीख मारने की आवाज़ आई। मेरा पति दरवाज़ा खोलकर बाहर जा चुका था। मैं बहुत हैरान हुई कि इसे क्या हुआ और ये बाहर कौन लड़की थी। मैं ना चाहते हुए भी जल्दी से भागकर कमरे से बाहर निकली। जहाँ चीखने की आवाज़ें आ रही थी उसी तरफ गई। इससे पहले कि मैं कमरे में आती, मैंने अपने पति की आवाज़ सुनी, जो बहुत ही गुस्से से उस लड़की को चुप हो जाने का बोल रहा था। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो वहाँ एक मोटा सा इंजेक्शन उस लड़की की बाजू में बड़ी बेदर्दी से लगा रहा था। वो इंजेक्शन लगते ही लड़की बेहोश हो गई। उसके चुप होते ही मेरा पति कमरे से बाहर निकला और ताला लगाकर चाबी अपने कुर्ते की जेब में डाल ली। मैं, जो कि कमरे की पिछली तरफ थी, इसी वजह से मेरा पति मुझे वहां देख नहीं सका और ताला लगाकर चला गया। उसके जाते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं वहीं एक दीवार की ओट में छुप कर बैठ गई। मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। हम 4 बहनें थी, भाई कोई नहीं था। सबसे बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, उसके बाद मैं थी। बाकी बहनें बस नॉर्मल सा पढ़ी लिखी थी, जबकि मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। इसी वजह से मैंने इंग्लिश में मास्टर्स कर लिया था और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी। पापा एक ऑफिस में मामूली से क्लर्क थे। उनकी कमाई से हमारा गुजारा भी नहीं होता था। लेकिन जब मेरी नौकरी लगी तो मैंने अपने तमाम खर्चे खुद ही उठाने शुरू कर दिए। जिंदगी सही गुजर रही थी। फिर एक रोज हमारे स्कूल में किसी टीचर ने बच्चे को मारा और उस बच्चे का हाथ टूट गया। ये स्कूल एक प्राइवेट स्कूल था, तो इस बात को बहुत उछाला गया। बच्चे के पेरेंट्स ने स्कूल पर रिपोर्ट भी करवा दी, जिसका नतीजा यह निकला कि हमारा स्कूल सील कर दिया गया। मैंने कई स्कूलों में नौकरी की कोशिश की, मगर जो सुनता कि मैं फला स्कूल से आई हूँ तो वो तुरंत नौकरी देने से मना कर देता कि हमें अपनी स्कूल की रेपुटेशन खराब नहीं करनी। फिर मेरी एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि तुम किसी कंपनी में अप्लाई करो। मैंने अप्लाई किया तो एक जगह मुझे पर्सनल सेक्रेटरी की नौकरी मिल गई। मैंने माँ को ये बात नहीं बताई, क्योंकि वो मुझे ये नौकरी हरगिज नहीं करने देती। नौकरी वाले दिन मुझे पता चला कि मेरा बॉस एक बूढ़ा आदमी है। ये सुनकर मैंने राहत की सांस ली कि बूढ़े आदमी के साथ काम करना फिर भी आसान है, बजाय इसके कि कोई नौजवान बॉस हो। उसके सामने खुद को कंफर्टेबल नहीं कर सकूंगी। नौकरी का पहला दिन अच्छा गुजर गया तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भर गया कि हाँ, मैं यहाँ काम कर लूँगी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मेरा बॉस उदय भी एक अच्छा आदमी था। लेकिन दूसरे हफ्ते मुझे कुछ अजीबोगरीब लगने लगा। सबसे पहली बात तो ये थी कि दफ्तर में बड़े रईस किस्म के लोग आते थे, जिनके अपॉइंटमेंट या मीटिंग का मुझे कोई पता नहीं होता था। वो आते तो बॉस मुझे बाहर निकाल देता। मैं कैबिन में लगे शीशे से देखती थी कि भारी भरकम पैसों से भरे बैग एक दूसरे को दिए जाते थे। इन सारी गुत्थियों में मैं बहुत उलझ गई, मगर बात का कोई भी सिरा हाथ नहीं आ रहा था। मैं जितना सोचती उतना ज़्यादा उलझती जा रही थी। उदय मशहूर था कि उसकी बीवी मर चुकी है और अभी उसकी 3 बेटियां हैं। एक रोज मैं किसी काम की वजह से जल्दी छुट्टी करके वापस जा रही थी कि तभी एक गाड़ी रुकी और बॉस ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर एक लड़की को देखा।
जो बेहोशी की हालत में गाड़ी में बैठी थी। उस लड़की को देखकर बॉस ने ड्राइवर को हिदायत दी और देखते ही देखते वो गाड़ी नज़रों से ओझल हो गई। मैं बहुत हैरान थी कि ये सब क्या हो रहा है। इससे पहले कि मैं जाने के लिए मुड़ती, बॉस ने मुझे वहाँ पर खड़ा देख लिया। बगैर घबराए मेरे पास आकर बोले, ये सुनैना थी, मेरी सबसे छोटी बेटी। इसे दौरे पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास ले जा रहा था। ड्राइवर बहुत परेशान हो गया तो मैंने कहा कि मुझसे मिलवा कर जाना, और आप अभी तक घर नहीं गई। अपनी बात करके बॉस ने मुझसे पूछा तो मैं वहाँ से चली आई। मेरी सारी उलझन खत्म हो गई थी। उस रोज़ घर वापस आई तो मम्मी पापा और दोनों बहनें बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने वजह पूछी तो पापा ने जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल किया और कहा कि तुम किसी की पीए की तौर पर नौकरी कर रही हो। मैं चुप रही तो पापा ने दोबारा पूछा तो मैंने सच सच बता दिया, जिस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और उसी समय मुझे नौकरी छोड़ने को बोला कि हम शरीफ लोग ऐसे काम नहीं करते। जबकि मैं समझती थी कि इससे अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि एक तो तनख्वाह भी अच्छी थी, दूसरा काम भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन पापा को कौन समझाता। मैंने मना कर दिया कि ये नौकरी नहीं छोड़ूंगी तो पापा चुप हो गए। सब घर वालों ने मुझसे बात करना कम कर दिया था, साथ ही मेरे लिए रिश्ते भी देखना शुरू कर दिया था। एक रोज़ मैं दफ्तर में थी और बॉस नहीं आए थे। मुझे हैरत हुई क्योंकि बॉस बहुत कम छुट्टी करते थे। खैर घर गई तो पता चला मम्मी पापा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। मुझे बहुत हैरानी हुई कि ऐसे कैसे, मगर उन्होंने मुझे अपना फैसला सुना दिया कि हमने रिश्ता तय कर दिया है। लड़के की उम्र थोड़ी ज़्यादा है मगर वो अमीर है, तुम्हारा नसीब चमक जाएगा। मैंने बहुत मना किया कि मुझे किसी बड़ी उम्र के मर्द के साथ शादी नहीं करनी, मगर ना चाहते हुए भी मेरी शादी हो गई। शादी के वक्त दूल्हे का नाम सुनकर मैं चौंक गई, क्योंकि वही नाम मेरे बॉस का भी था। मैं चौंक कर मम्मी पापा से पूछने लगी तो उन्होंने मुझे चुप करवा दिया। मेरा दिल बेतहासा कांप रहा था। मैं दुआ कर रही थी कि जो मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ ना हो, वो शख्स मेरा बॉस ना निकले। मगर वही हुआ जो किस्मत को मंजूर था। जब मैं इतने बड़े घर में विदा होकर आई तो रहे सहे जज्बात भी दम तोड़ गए, और उस वक्त जो मैंने दूल्हे का चेहरा कमरे में देखा तो उसने मेरे होश उड़ा दिए। मैं अभी तक शॉक्ड में थी कि ऐसा कैसे हो गया। मैं सारी जिंदगी अनचाहे शख्स के साथ कैसे गुजारूंगी, और सबसे बढ़कर मेरे मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए कैसे मान गए। कमरे में उदय को अपने पति के रूप में देखकर मेरे अंदर एक डर सा भर गया। मुझे रह रहकर अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था, पर अभी मैं उस दीवार के साथ बैठी अपनी किस्मत की लकीर पीट रही थी। मैंने एक बार फिर से सर ऊंचा करके कमरे में झांका। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो मुझे तीन तीन लड़कियां बेहोशी के हाल में लेटी हुई दिखी। तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं खौफ से चौंक कर पलटी तो देखा मेरे सामने एक छोटे कद की सांवली सी औरत खड़ी थी, जिसकी छोटी छोटी आंखों से मुझे बेतहासा खौफ आ रहा था। मैंने डर कर उसका हाथ पीछे झटक दिया और वहां से जाने लगी। तभी उसने मेरे दुपट्टे का पल्लू थाम लिया और धीरे से बोली, मुझसे डर कर मत भागो, मैं तुम्हारी फिक्र करने वाली हूँ। मैंने हैरत से उसे देखा और फिर पूछा, कैसी फिक्र? तुम इस जालिम के घर में हो तो इसकी तरह ही जालिम होगी। मेरी बात पर अफसोस में सर हिलाते हुए वो बोली, नहीं ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। मैंने हैरानी से कहा, ऐसा क्या है? जिस पर वो मेरे करीब झुक कर बोली, ये तीनों लड़कियाँ साहब की बेटियाँ नहीं हैं और तुम्हारी शादी धोखे से हुई है। तुम्हारे घर वालों को ये बताया गया है कि तुम उदय के प्यार में पड़ चुकी हो और तुमने अपनी सारी हदें पार कर ली है। तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना आज रात। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, मैंने उस नौकरानी की जोरदार चीख सुनी। जब उसके पीछे देखा तो उदय उसके बालों को अपनी मुट्ठी में दबोचे खड़ा था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। नौकरानी भी बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी। उदय ने उसके बाल पकड़कर उसे लड़कियों वाले कमरे में धकेल दिया और ताला लगाकर वापस आए तो मुझे घूर कर बोले, तुम्हारा यहाँ पर ताल्लुक सिर्फ मेरी वजह से है, सो हर अरे गहरे से बात करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलो कमरे में। मैंने इनकार कर दिया कि ये शादी मेरी रजामंदी से नहीं हुई। मैं किसी भी सूरत में अंदर नहीं जाऊंगी। ये सुनते ही उदय ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और मेरे बाल नोचकर घसीटते हुए कमरे में ले जाकर पटक दिया। इससे पहले कि कुछ कहते उनका फ़ोन आ गया।
ना चाहते हुए भी वो कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करके चला गया। मेरे पास बहुत थोड़ा वक्त था कि किसी न किसी तरह खुद को उस दरिंदे के चंगुल से बचा सकूं। मैंने खिड़की को चेक किया तो वो भी बाहर से बंद थी। मैं वॉशरूम में गई तो वहां मौजूद रोशनदान जरा नीचे था, पर इतना था कि मेरे जितना आदमी आराम से वहां से गुजर सकता था। मैंने गुलदान उठाकर रोशनदान का शीशा तोड़ा, टेबल का सहारा लेकर बड़ी मुश्किल से बाहर निकल आई। वॉशरूम का रुख बाहर की ओर था और वो इलाका जरा वीरान था। खुद को पूरी तरह दुपट्टे में छुपाकर मैंने तेज तेज भागना शुरू कर दिया। मुझे रास्ता मिल गया था, बस किसी भी तरह मुझे उदय से बहुत दूर भागना था। मेरी टांगें दर्द से टूटने लगी तो मैं एक पेड़ का सहारा लेकर वहां पर बैठ गई। मैं अपने घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरी गैर मौजूदगी में उदय ने सबसे पहले मेरे घर की तलाशी ही लेनी थी। इससे पहले मैं दोबारा उठकर भागना शुरू करती कि एक वैन मेरे करीब आकर रुकी। उस वैन में से 2 आदमी निकले और मेरी तरफ बढ़ने लगे। इससे पहले कि मैं चीखती, एक आदमी ने आगे बढ़कर मेरी नाक पर रुमाल रख दिया और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर मैं अपने होशो हवास से बेगाना हो गई। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक बेहोश रही। हाँ, ये जरूर जानती हूँ कि इसके बाद वैन में डालकर कहीं बहुत दूर ले जाया गया था। काफी घंटों के बाद मेरी आंख खुली तो मैं एक अंधेरे कमरे में थी, जहाँ सिर्फ छत पर बने रोशनदान से रोशनी कमरे में आ रही थी। उस हल्की सी रोशनी में मैंने महसूस किया कि वो कमरा बिल्कुल खाली है, उसमें मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं था। आंख खुलने पर मेरा सर दर्द से फट रहा था। मैंने मदद के लिए पुकारा, मगर वहां कोई भी नहीं आया। मुझे यही लग रहा था कि उदय ने मुझे दोबारा से अगवा कर लिया है, मगर वो मुझसे क्या चाहता है मैं अभी तक समझ नहीं पाई थी। मेरी जिंदगी बिल्कुल नॉवेल की तरह चल रही थी। जो कुछ मेरे साथ बीत रहा था मैं जानने के बावजूद यकीन नहीं कर पा रही थी। काफी देर बुलाने पर भी जब कोई कमरे में नहीं आया तो मैं दीवार के साथ टेक लगाकर रोने लगी। पता नहीं जिंदगी में आगे कौन कौन से इम्तिहान मेरी राह तक रहे थे, जिनका मुझे अंदाजा ही नहीं था। वैसे ही बैठे बैठे न जाने कब मेरी आंख लग गई। जब मैं उठी तो सूरज की रोशनी कमरे में फैली थी। अब मैंने ध्यान से कमरे को देखा तो पानी से सीलन दीवारें थी। इसके अलावा कमरे में एक दरवाजा था। वो दरवाजा लोहे की भारी सलाखों पर खड़ा था, जिसके आगे एक कमजोर सा लकड़ी का भी दरवाजा था, और वो दोनों दरवाजे उस वक्त बंद थे। वो कमरा मुझे कोई कैद खाना लग रहा था। मैं एक मर्तबा फिर से उठी और लकड़ी वाला दरवाजा बजा बजा कर मदद मांगने लगी। कुछ लम्हों के बाद मुझे भारी जूतों की आवाज़ सुनाई दी और अगले कुछ मिनटों में वो दरवाज़ा खुल गया, जिसके खुलते ही मेरे सामने 2 मर्द और एक औरत खड़ी थी। वो तीनों ग्रुप में मौजूद थे। उनके चेहरे को देखकर मुझे उनसे बेइंतहा डर लग रहा था। नाम क्या है तुम्हारा? औरत आगे बढ़ी और सख्ती से बोली। मैंने धीरे से अपना नाम बता दिया। फिर उसने अपने बाएं तरफ खड़े अधेड़ उम्र मर्द को देखा और पीछे वापस अपनी जगह पर चली गई। अब की बार वो आदमी आगे आया और बोला, तुम्हारी शादी कल उदय वालिया के साथ हुई है, क्या हम ठीक कह रहे हैं? मैंने इस बात पर हाँ में सर हिला दिया, मगर अंदर ही अंदर हैरान थी कि अगर ये उदय के आदमी हैं तो मुझसे ये अजीबोगरीब पूछताछ क्यों कर रहे हैं? क्या उदय ने ये सब करने को बोला है उन्हें, या ये अपनी तरफ से कुछ भी पूछ रहे हैं? मैं उलझी हुई थी और समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। मैंने पूछा, तुम लोगों को उदय ने भेजा है ना मुझे अगवा करने के लिए? मैं सब समझती हूँ, मगर मैं बता दूं कि मैं मर जाऊंगी पर उस आदमी के पास नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुनकर वो तीनों एक लम्हे के लिए चौंक गए, फिर बोले, नहीं, हम उदय के आदमी नहीं हैं, हमें तुमसे जरूरी काम है, इसलिए तुम्हें अगवा करके लाए हैं। तीसरे चुप खड़े आदमी ने धीरे से कहा। मैंने हैरत से पूछा, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मैं भला तुम लोगों का क्या काम कर सकती हूँ? ये सुनकर वो औरत बोली, तुम्हें उदय के पास वापस जाना होगा और हमारी मदद करनी होगी। मैंने कहा, ऐसा हरगिज नहीं होगा, मैं यहाँ पर जान दे दूंगी पर वापस नहीं जाऊंगी। उन्होंने कुछ पूछना चाहा, मगर उनमें से बड़ी उम्र का आदमी उन दोनों को लेकर बाहर चला गया। मैं वापस कमरे में बैठी सोचने लगी कि ये सब क्या है। कुछ देर बाद वो लौटे तो उनके हाथ में एक एल्बम था। मेरी गोद में रखकर बाहर चले गए। अपने अंदर की जिज्ञासा से मजबूर होकर मैंने वो एल्बम खोला तो उसमें एक से बढ़कर एक हसीन लड़की की तस्वीरें मौजूद थी। इतनी ज्यादा और इतनी खूबसूरत लड़कियां मुझे क्यों दिखाई जा रही थी, मैं ये समझ नहीं पा रही थी। जब मैंने एल्बम का कुछ पन्ना और पलटा तो कुछ पल के लिए मेरा पूरा बदन सन्नाटों में उतर चुका था। आगे जिस लड़की की तस्वीर थी वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी।
मैंने सामने देखा तो लकड़ी वाला दरवाजा खुला हुआ था। सलाखों वाले दरवाजे से बाहर का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। बाहर एक दीवार थी जिसके आगे 3 कुर्सियां लगी थी। कुर्सियों पर वही 3 लोग बैठे थे जो ना जाने कौन सी जांच पड़ताल करने मेरे पास आए थे और मेरी मदद चाहते थे। मैंने हैरत से पूछा, ये सब क्या है और मेरी तस्वीर यहाँ पर क्या कर रही है? इस पर वो औरत हमें कहने लगी कि यही तो हम तुम्हें बताना चाहते हैं। अगर चाहती हो कि इस एल्बम में मौजूद तुम्हारे अलावा किसी और लड़की की तस्वीर शामिल ना हो तो बेहतर यही होगा कि हमारी मदद करो और वापस उदय के पास चली जाओ। मैंने पलटकर वो एल्बम दूर फेंक दिया और जोर से चीखते हुए कहने लगी, ये तुम्हारी बात मैं कभी नहीं मानूंगी। मुझे जितनी बार भी वहाँ छोड़ोगे मैं भाग जाऊंगी। उस आदमी ने मुझ पर इल्जाम लगाए थे, मेरे माँ बाप के सामने घटिया बातें की थी कि मैं उसकी मोहब्बत में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ और मेरी शादी उससे कर दे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं मर जाना पसंद करूंगी मगर उसके साथ रहना किसी भी सूरत में कबूल नहीं होगा। चीख चीख कर मेरा हलक दुखने लगा तो अधेड़ उम्र का शख्स बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी। इस एल्बम में एक और लड़की शामिल हुई तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी, क्योंकि बाकी तो सब बेबस थी, मगर तुम बेबस नहीं हो। तुमने हिम्मत दिखाई। ये अलग बात है कि तुम भी बुज़दिल निकली और हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं। वो पूरी बात तब तक नहीं बताने वाले थे जब तक मैं उनसे मदद करने का वादा नहीं करती। उसके बाद 2 दिन गुजर गए। उन लोगों ने मुझे तंग नहीं किया। मैं भी सारा दिन उस कैद में पड़ी और अजीबोगरीब सोचों में घिरी रहती थी। मुझे लग रहा था शायद उदय के साथ जिंदगी बेहतर गुजर जाती, जो इस कैद से लाख दर्जे बेहतर थी। मगर फिर कभी कभार उदय को जी भर के बद्दुआएं देती, जिसकी वजह से मैं यूं कैदी बनी बैठी थी। अगली सुबह सोकर उठी तो वो औरत मेरे पास आई और सलाखों वाले दरवाजे से अंदर एक लिफाफा फेंका। मैंने हैरत से उसे देखा तो वो सख्ती से बोली, इस तस्वीर को भी एल्बम में अपनी तस्वीर के नीचे लगा देना, पर याद रखना इस लड़की की बर्बादी के जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। ये काम मैं खुद भी कर सकती थी। तुम देखो इस लड़की को और फैसला करो कि क्या ये लड़की ऐसी है कि इसकी जिंदगी को इतनी आसानी से बर्बाद किया जा सके। मैंने उसकी बात सुनते हुए लिफाफे में से तस्वीर निकाली जो कि उल्टी थी, मगर जैसी ही तस्वीर पर नजर पड़ी मेरे पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया और एक झटके में वो तस्वीर मेरे हाथ से नीचे जा गिरी और कुछ बोल नहीं सकी। उस तस्वीर में मौजूद लड़की कोई और नहीं बल्कि मुझसे छोटी मेरी बहन थी। यानी उदय ने उस पर भी हाथ साफ कर लिया या फिर शादी कर ली है। फिर बहुत से सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे, मगर मेरे पास एक भी सवाल का जवाब नहीं था। बस मेरी आंखों से लगातार आंसू बहना शुरू हो गए। वो धीरे से बोली, क्या तुम अब भी हमारा ऑफर कबूल नहीं करोगी? अब तो भगवान ने तुम्हारी बहन को ही तुम्हारे सामने ला खड़ा किया है। क्या इसकी खातिर भी हमारा साथ देने की हामी नहीं भरोगी? उदय अच्छा आदमी नहीं है, मगर वो अच्छा नहीं है ये साबित करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है सिवाय तुम्हारे। तुम्हें करना ये है कि वापस जाकर उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठे करने होंगे और फिर हमें देने हैं। फिर देखना ये आदमी कैसे बचेगा। मैंने हामी भर ली और उस वक्त मुझे पता चला कि ये तीनों कोई आम लोग नहीं थे बल्कि खुफिया पुलिस थे, जिनके हाथों में उदय का केस था। मेरे हामी भरते ही उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और एक लंबे सफर के बाद फिर से उदय के घर के सामने खड़ी थी। वो नौकरानी मुझे देखकर बहुत हैरान हुई, मगर इस बार कुछ नहीं बोली। शायद उदय उसे ठीक कर चुका था। मैं घर में आई तो उदय मुझे देखकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि मैं वो पहली लड़की थी जो उसकी कैद से निकलकर न सिर्फ भागी बल्कि वापस भी अपनी मर्जी से आ गई थी। मैं सिर्फ इतना जानती थी कि वो लड़कियों को किसी न किसी बहानों से अगवा करता था या फिर उठा लेता है, मगर उनके साथ करता क्या है इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। मेरे वापस आने की वजह पूछी तो मैंने कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मुझे दुनिया ने जगह नहीं दी, मगर इस घर में मेरी जगह है। भले ही तुम जो मर्जी करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, मगर मैं यहाँ तुम्हारी बीवी बनकर ही रहूंगी। अगर ऐसा न हुआ तो जो लड़की एक बार भाग सकती है वो दोबारा भी भागने की हिम्मत कर सकती है। उदय ने कुछ सोचा, फिर बोला कि तुम मेरे मामलात में ना बोलना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैं भी मान गई, मगर अंदर ही अंदर दिल बहुत घबरा रहा था। उदय जैसे ही घर से बाहर गया मैं भागकर उसके कमरे में गई जहां उन 3 लड़कियों को देखा था। आज भी वहां 3 लड़कियां ही मौजूद थी, मगर उनमें से मेरी एक बहन थी। मेरा दिल पत्ते की तरह कांपने लगा, यानी वो लोग सही कह रहे थे। मैंने खुफिया कैमरे की मदद से उस कमरे की वीडियो बनाई और उदय की अलमारी को बड़ी मुश्किल से खोलकर उसमें मौजूद तमाम कागजात की तस्वीर बनाकर
अपने पास सुरक्षित कर लिया। फिर नौकरानी से पूछा कि उन लड़कियों का क्या करता है, मगर वो जवाब में आनाकानी कर रही थी। मैंने सख्ती से पूछा, मुझे हकीकत बताओ, जिस पर वो बोली कि इन लड़कियों के हाथ पांव तोड़कर उनसे भीख मंगवाई जाती है और जो बाकी बचती हैं उन्हें दूसरे देशों में बेच दिया जाता है। साहब ने अपने कारोबार में शामिल सभी लड़कियों से शादी की है, झूठा शादी करके उन्हें बहला फुसला कर अपने जाल में ले लिया है। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने नौकरानी की मदद से उस कमरे से अपनी बहन को निकाला और उस घर से एक बार फिर भाग गई। इस वक्त मुझे ठिकाना नौकरानी ने दिया था, उसका अपना घर, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। आखिर मैंने वो तमाम सबूत खुफिया पुलिस के हवाले कर दिए, मगर पुलिस मेरी और मेरी बहन की गवाही भी चाहती थी। इस तरह से उनका केस अधिक मजबूत हो जाएगा, मगर मैंने यह करने से मना कर दिया। अगर मैं दुनिया के सामने आ गई और ये बयान दे दिया तो मेरी और मेरी बहन की रही सही जिंदगी भी दांव पर लग जाएगी। कुछ ही घंटों के अंदर मेरे दिए गए सबूतों के पेशे को नजर रखते हुए उदय को अरेस्ट कर लिया गया था और इसके बाद मुझ पर बहुत जोर दिया गया कि मैं गवाही दूं, मगर मैंने नहीं दी। सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए उदय को सालों की जेल और भारी जुर्माना हुआ था, लेकिन अगर मैं गवाही दे देती तो शायद सारी उम्र की कैद हो सकती थी। पर मेरी नज़रों में उसकी ज़िंदगी खराब करने से कई गुना बेहतर ये था कि मैं अपनी ज़िंदगी संवार लूँ। तो आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।